हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और ये है हमारा यूट्यूब चैनल पावर विदिन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनसाइडर इनसाइट्स का एपिसोड 3, जिसके अंदर हम लोग श्वेता जी से बात करेंगे एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर आप परस्यू करना चाह रहे हैं GMCH से, तो आज के एपिसोड में हम उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, इनसाइट्स, स्ट्रैटेजीज़ और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए उस पर फोकस करते हुए आज हम इस वीडियो को चालू करेंगे। उसके अलावा अगर आपने श्वेता जी की इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि बात कर रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन और प्रोसेसेस के बारे में एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो आपको राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए श्वेता जी से बात करते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो श्वेता जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि GMCH में साइकोलॉजी के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? सबसे पहले मैं दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारी पहली वीडियो थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। एंड अमित, एमफिल की अगर आप बात करते हैं, GMCH में अलॉन्ग विद एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी MD साइकाइट्री कोर्स एंड एमफिल इन साइकाइट्रिक सोशल वर्क, ये दोनों कोर्सेज भी होते हैं। तो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स और बेसिक फॉर्म्स कब आते हैं, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आप अगर देना चाहें। ठीक है, जो आपके फॉर्म्स आते हैं वो अभी जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसका वही 500 का फॉर्म होता है एंड आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भेजने होते हैं डिपार्टमेंट में। एंड उसमें जो सीट्स हैं, अगर आप बात करें, 8 सीट्स होती हैं, 7 आपकी जनरल कैटेगरी एंड 1 रिजर्व सीट होती है। एंड उसके लिए मस्ट है कि जो आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहे हैं वो आपका रेगुलर होना चाहिए। अगर आपका पार्ट टाइम है या डिस्टेंस है या कॉरेस्पॉन्डेंस है, तब आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड ये भी मस्ट है कि आपको मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना ही चाहिए। अगर आपका कोई और बैकग्राउंड रहा है मास्टर्स में, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए आपका MA साइकोलॉजी रेगुलर होना चाहिए। यस बिल्कुल। इसके बाद में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि टोटल ड्यूरेशन क्या है कोर्स की? एमफिल का जो कोर्स है वो एक्चुअल ड्यूरेशन इसकी 2 इयर्स है। 2 इयर्स में आपको मिनिमम कंप्लीट करना होता है। से फॉर सम रीज़न आप नहीं कर पाते, तो अगर आप जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया है, सो यू कैन रिपीट इट। उसके लिए आपको टोटल ड्यूरेशन आपको 4 इयर्स दे दी जाती है कि आपको विद इन 4 इयर्स कंप्लीट करना ही है। सो ईच ईयर के लिए 2 इयर्स आपको दे दिए जाते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि स्टाइपेंड मिलता है हर मंथ की, GMCH आपको 12,000 पर मंथ देता है। अगर आपने रिपीट किया है तो उस रिपीट ईयर के लिए आपको 12,000 नहीं दिए जाते। साथ में श्वेता जी, मैं जानना चाहूँगा कि बेसिक एडमिशन प्रोसीजर क्या है? यानी कि एक तो एंट्रेंस है जो हम लोग बात कर चुके हैं, तो एंट्रेंस के अलावा क्या क्या है? और अगर मान लीजिए मैं अगर एमफिल भरना चाहता हूँ GMCH में, तो प्री रिक्विजिट मेरे को क्या क्या मालूम होना चाहिए? ओके, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट जरूर होनी चाहिए, बिकॉज GMCH में ओरिजिनल मार्कशीट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट माइग्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एंड एक और है कि जैसे कि होता है कि 8 लिमिटेड सीट है, लाइक आई टोल्ड यू, सिर्फ 8 सीट्स हैं। कुछ बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो इस तरीके से एक सीट खराब हो जाती है। जो बच्चे एक्चुअल में करना चाहते हैं उनको नहीं मिलता। सो GMCH ने एक स्टार्ट किया कि एक बॉन्ड फिल कराना स्टार्ट किया। उसमें वो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपसे लेते हैं। वंस यू कंप्लीट योर एमफिल वो आपको मिल जाते हैं। बट इफ़ यू लीव द डिपार्टमेंट बिटवीन, तो वो आपका जो भी अमाउंट होती है वो आपको वापस नहीं करते थे। आई थिंक ये अच्छा मूव भी है, क्योंकि बिल्कुल मेरे ख्याल से बाकी और भी लोग बता रहे थे, क्योंकि हम एमफिल के और भी कुछ इंटरव्यूज करने जा रहे हैं, जैसे इबास का RML का करना है हमें, तो वो लोग बता रहे थे कि इस तरह के प्रोसेस पे वो भी फोकस कर रहे हैं ताकि सीट एटलीस्ट खराब ना। एग्जैक्टली, बिकॉज यही होता है, बहुत लोग हैं जो एक्चुअल में करना चाहते हैं बट उनका फिर 1 साल का गैप हो जाता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये नया स्टार्ट किया गया है, बिकॉज बाकी मेडिकल कोर्सेज में भी ये फॉलो होता है। तो श्वेता जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बेसिक एडमिशन प्रोसेस क्या है GMCH का? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही एंट्रेंस देना होता है। वंस यू क्लियर द एंट्रेंस, इसमें जैसे 8 सीट्स हैं तो अराउंड 20 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में रैंक वाइज आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक मैंने पहले भी बताया था, ओरिजिनल मार्कशीट आपका बहुत ज़रूरी है मास्टर्स का। वंस आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड हैं, उसके बाद आप फीस सबमिट करते हैं, आपका एडमिशन कन्फर्म्ड है। मतलब प्रोसेस तो काफी सिंपल है। बाकी एंट्रेंस के साथ में कोई भी इंटरव्यू इस तरह की चीज नहीं? अच्छा, सिर्फ एंट्रेंस है और काउंसलिंग के साथ डायरेक्ट? बिल्कुल। मैं थोड़ा सा, आप और डिटेल में बताना चाहेंगी कि एंट्रेंस टेस्ट के बारे में?
ओके, सो मोस्टली इसमें जो एंट्रेंस है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन ज़्यादा होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड फोकस लाइक मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था सारे एरियाज पे होता है। सोशल साइकोलॉजी हो गया, जनरल साइकोलॉजी, स्टैट्स हो गया, अबनॉर्मल साइकोलॉजी। व्हेन यू टॉक अबाउट जीएमसीएच उनका मेन फोकस ज़्यादातर जो होता है वो अबनॉर्मल साइकोलॉजी पे होता है, जिसमें आपके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स के कॉजेज एंड इंटरवेंशन। जी, तो इसके साथ में आप थोड़ा सा ये बताना चाहेंगी कि किस तरह की बुक्स, जैसे मुझे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लिए केवल एक कार्सन एंड बुचर ही मालूम है, तो क्या इस तरह की बुक्स ही काफ़ी हैं या कुछ और स्पेसिफिक बुक्स हैं जिनसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? वैसे तो कार्सन एंड बुचर अपने आप में बहुत ही कंप्लीट बुक है, बिकॉज मास्टर्स तक हमने वही डिटेल में पढ़ा है। अलॉन्ग विद दैट आप नीरज आहूजा और फोकस कर सकते हैं, उसमें अगर आप दोनों बुक को कंबाइंड करके पढ़ते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। साथ में जो मैंने आपको बाकी बुक्स भी बताई थी, जैसे कि आपकी बैरन हो गई है, मॉर्गन एंड किंग है, वो भी आपने, या स्टैट्स के लिए ए.के. सिंह है, ये वाली किताबें भी आपने साथ में पढ़नी है। जी, मैं साथ में जानना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, तो इसमें से लगभग कितने क्वेश्चन है जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे फोकस्ड है, मतलब एक अंदाजन तौर पे, क्योंकि आप बोल रही हैं ज़्यादातर पोर्शन एबनॉर्मल साइकोलॉजी का है पर जनरल और बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है। तो एज एन एस्पिरेंट मुझे लगता है कि किसी के अंदर भी सबसे पहला ये सवाल आएगा कि कितना % अंदाजन एबनॉर्मल पे करना चाहिए, ताकि मैं जनरल पे मान लीजिए नहीं भी करता हूँ या कम फोकस करता हूँ, तो कितना कम फोकस करूँ? See, when I appeared for my exams, it was more like 70% was abnormal psychology, but कम से कम 50% तो आपका abnormal psychology आता ही है। बिल्कुल, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि 50 से 70% आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी होगा और बाकी जो पोर्शंस होंगे वो होंगे जनरल साइकोलॉजी के, स्टैट्स के और बेसिक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस। जी, शुक्रिया श्वेता जी थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए इस चीज़ को। बाकी मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि जो परसेंटेज है वो ज़्यादातर इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर ईयर में उनका क्या फोकस रहा है। साथ में अब मुझे लगता है आज के टाइम पे ज़्यादा मिक्स्ड पेपर आने लगा है, जिसके अंदर एबनॉर्मल भी काफ़ी कवर्ड है और बाकी जनरल और स्टैट्स का भी पोर्शन है, और हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न और परसेंटेज डिफरेंट है, जो मेरे ख्याल से कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं करती, स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं, ये एंट्रेंस जब मेरे ख्याल से श्वेता जी ने दिया था, या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस या अपने टाइम का बता रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन को आप रिलेटिव समझें। इसके साथ में श्वेता जी थोड़ा सा मैं और डिटेल में जानना चाहूंगा कि जब आपने प्रिपरेशन चालू करी थी तो उस टाइम पे आपने क्या स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन पे किस तरह से फोकस किया था अपने? मेरा जो मेन फोकस था, बिकॉज मेरा अबनॉर्मल साइकोलॉजी थोड़ा वीक था, सो मेरी मोर फोकस अबनॉर्मल साइकोलॉजी पे थी। सो उसमें मेरा डेली का एक डिसऑर्डर मैंने अपने आप को असाइन किया था। सो मैंने एक बुक पिक की, से मैंने नीरज आहूजा पिक किया, उसके मैंने चैप्टर्स को डे वाइज डिवाइड कर लिया, एक दिन में मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करना है, उसको मैंने बहुत अच्छे से किया। ये नहीं मैं 24 घंटे पढ़ी, बट एक टॉपिक को अच्छे से किया, देन आई टुक अ ब्रेक एंड देन उसके आप एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन नेट पे आपको प्रिपेयर्ड मिल जाते हैं या बुक्स के पीछे जो होते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की बजाय अगर हम स्मार्टली करें और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें अच्छे से। बिल्कुल। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परेशानी रहती है कि जो एमफिल में वो एंट्रेंस दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे उसके बाद में, क्योंकि उन्हें फोकस नहीं है किसी भी चीज़ पे और ये नहीं पता है कि पैटर्न क्या है, तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं एग्जाम से पहले भी। और क्योंकि मैंने शायद एमफिल में ही ये पैटर्न ज़्यादा देखा है कि ज़्यादातर एग्जाम्स का रिजल्ट या तो उसी दिन या उसके 1-2 दिन में आ जाता है, तो बच्चे मतलब और ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे कमेंट करना चाहेंगे कुछ? मेरा सिंपल यही एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपना एक अप्रोच, जितना अपने सिलेबस कवर करना है, जितना आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको लिस्ट आउट करिए। सबसे पहले जो आपके वीक एरियाज हैं उस पर आपने फोकस ज़्यादा करनी है, एंड बेटर इसकी आप ज़्यादा ना पढ़ के चाहे कम पढ़ें, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ें। आई थिंक वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड मास्टर्स तक आपने जितना भी सिलेबस कवर किया उसको आप सिंपली अगर रिवाइज भी करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं, आई थिंक दैट इज़ इनफ। बिल्कुल। इसके साथ में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगी कि एग्जामिनेशन टेस्ट के दौरान में कुछ पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारे लोग एलिमिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एमसीक्यूज के टाइम पे,
तो इस तरह का कुछ आपने भी फोकस किया था या किसी तरीके से कोई पर्टिकुलर स्किल ड्यूरिंग द एग्जाम? सी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। अच्छा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सबसे पहले आप फोकस वही करिए जो आपको बहुत अच्छे से सवाल आते हैं, जिसके लिए आप 100% श्योर हो। उसके बाद आप जो बाकी क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपको रिलेटेड आंसर लगता है, अटेम्प्ट आप पूरा करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी रिलेटेड आइटम आपको लगता है उसमें से आप उस पर टिक करके आ सकते हैं। बाकी आपने जो एग्जाम दिया था वो पेपर एंड पेन था या ऑनलाइन? पेपर एंड पेन होता है। अभी का कुछ अंदाजा? अभी भी पेपर एंड पेन ही है। बिल्कुल श्वेता जी, मुझे लग रहा है कि ये तो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पूरे प्रोसेस के बारे में जान ही लिया है। श्वेता जी, जैसे मान लीजिए हमारा एडमिशन हो चुका है अब GMCH में, तो GMCH का खुद का प्रोसेस क्या है अपने MPhil स्टूडेंट के लिए? आप अगर थोड़ा सा उस कोर्स के बारे में डिटेल बताना चाहें। ओके, सो जैसे मैंने पहले बताया 2 साल का आपका कोर्स होता है। सो आपका जो पोस्टिंग होती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। GMCH में काफ़ी डिपार्टमेंट्स है। आपका वार्ड है, जनरल OPD है, आपकी स्पेशल क्लिनिक्स भी चलते हैं, जैसे चाइल्ड एंड गाइडेंस क्लिनिक, सेक्सुअल एंड मैरिटल क्लिनिक, डी एडिक्शन क्लिनिक, एंड कम्युनिटी पोस्टिंग भी की जाती है, जिसमें आपको आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल्स रूरल एरियाज में भी भेजा जाता है। अलॉन्ग विद दैट हर तरह के कैंप भी लगते रहते हैं। कभी कोई IQ असेसमेंट का कैंप हो गया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का कैंप हो गया, डी एडिक्शन हो गया, तो हर उसमें एक MPhil ट्रेनी की पोस्टिंग होती ही होती है। उसमें आपका यह है, अगर आप कोई पेशेंट देख रहे हैं तो हर केस आपका जो सुपरवाइजर है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, उनसे अलॉन्ग विद साइकाइट्रिस्ट सबसे आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कोई भी बच्चा इंडिपेंडेंट पेशेंट नहीं देखता। सब कुछ जितनी भी आपकी ट्रेनिंग होती है सुपरवाइज्ड होती है, एंड 1-on-1 आपका डिस्कशन होता है। सो कोई भी प्रॉब्लम है, एंड जैसे कि कुछ बच्चों के तो पर्सनल इश्यूज होते हैं जो कहीं ना कहीं हैम्पर भी कर जाते हैं आपके क्लिनिक के एरियाज में। सो उसके लिए GMCH आपको मेंटर भी असाइन करता है, जो 2 साल के लिए आपके लिए होते हैं। उनमें आप एक साइकाइट्रिस्ट भी होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। आप आराम से जाके उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं लास्ट में आउट ऑफ द ब्लू जाके ये पूछना चाहूँगा कि हाउ मच वुड यू रिकमेंड समबडी फॉर GMCH? यानी कि आपका एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे डिटेल में, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो करंट प्रैक्टिस है उसके ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है GMCH? वही पर्सनली आई वुड एक्चुअली रिकमेंड GMCH से। इनिशियली आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपको नहीं पसंद आता, बट it's a fact is that once you come out of it, you know the importance of it. So especially वो जो हमारी एरियाज में हुई थी, अलग अलग तरीके से पोस्टिंग, अलग अलग तरीके के मरीज देखना, एक सुपरविजन जो एक आपने ट्रेनिंग में सीखा, जो बेसिकली प्रोसेस है आप थेरेपी का सीखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड ऑल्सो बिकॉज GMCH एक जनरल हॉस्पिटल है, तो हर डिपार्टमेंट से लोग आपके पास आते थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने साइकाट्रिक पेशेंट ही देखे, कोई जनरल मेडिसिन से आ गया, कोई आपका गायनी से आ गया, तो हर तरह के आपको वेराइटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलता है। एंड आपके सुपरवाइजर हमेशा आपके लिए रेडी होते हैं, आप कभी भी कुछ भी जाके डिस्कस कर सकते हैं। और लर्निंग के लिए वहाँ पर केस कॉन्फ्रेंस हमारे होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जर्नल क्लब हो गया, उसके थ्रू आपकी इतनी ज़्यादा लर्निंग होती है बिकॉज आपको एक सुपरवाइजर असाइन किया जाता है, तो आप एक टॉपिक पे बहुत थॉरो डिस्कशन करते हैं। साथ में थीसिस आपने करना जरूरी होता है। सो थीसिस में बेसिकली आपका जो रिसर्च के लिए आपको ओरिएंटेड आपको बना देता है। तो थीसिस के लिए आपके लिए गाइड को गाइड दोनों होते हैं। सो मेरी साइड से GMCH एकदम रिकमेंडेड है। आप अगर करना चाहते हैं, GMCH इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। वहाँ पर आप इतना सीख जाते हैं कि आई थिंक जो मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की, वो जो मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला है, वो मेरा इसी की वजह से है। एंड ऑल्सो अभी भी ऐसा नहीं है कि वंस यू आर आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट आप बात नहीं कर सकते। अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, सिंपली कॉल माई सुपरवाइजर जो मेरे उस टाइम पे थे, एंड दे आर रेडी टू हेल्प यू। बिल्कुल श्वेता जी, इनफैक्ट मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है, क्योंकि हम जैसे अपने भी डिपार्टमेंट में हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि अगेन हम लोग डायरेक्टली ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइकोलॉजिस्ट पे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे बहुत ज़्यादा आ जाती है। बहुत ज़्यादा। एंड एक दिक्कत जो आती है, जो मास्टर्स के बच्चों को आती है, जो मुझे भी आई थी जब हम मास्टर्स में, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, 2-3 क्लास अटेंड किया, इंटर्नशिप किया, तो भी सिर्फ ऑब्जर्व किया एंड आ गए। पर जब आप हॉस्पिटल में आते हैं, जो ये ट्रांजिशन आता है, इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जो आपके वर्क आवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपके पार्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, एफर्ट्स जो आपने करते हैं, कॉलेज में गए, सुना नहीं सुना, आप जा सकते हैं। यहाँ पर
आपके एफर्ट्स एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. सो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट उसके बाद यू आर एबल टू एडजस्ट. मतलब हम मास्टर्स के टाइम पे मैं इस तरह से समअप करना चाहूंगा कि मोर ऑफ एन ऑब्जर्वर हैं जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस और प्रोसेस को समझ रहे हैं. बिल्कुल. लेकिन एमफिल में जाके वहाँ पे हम एक प्रैक्टिशनर बनने की प्रैक्टिशनर, एग्जैक्टली, बिकॉज वहाँ पर आपको एक एज अ रिसर्चर, एज अ गुड क्लिनिशियन, एज अ गुड टीचर हर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. सो थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपने समय दिया इस वीडियो के लिए. प्लस मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एमफिल रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी, वो केवल आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ईमेल आईडी है आप उस पर कुछ भी मेल करिए. कि जो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं मैम की, वो आप एमफिल के लिए यूज़ ना करें. वो मेरे ख्याल से बेहतर है सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प के लिए अगर आप करना चाहें. सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए. वेलकम.